Hello guys, welcome back to Biology Station. Today we will cover our last topic of the unit, molecular basis of inheritance. So आज हम बात करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। ये जस्ट एक ओवरव्यू होगा जितना 12th सीबीएसई के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, बट इसकी एक डिटेल वीडियो हायर लेवल के अकॉर्डिंग मैं बाद में बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ह्यूमंस का डीएनए होता है उसमें 99.9% बेस सीक्वेंस सबका सेम होता है। दैट मीन्स ओनली 0.1% बेस पेयर सब में डिफरेंट होगा। एंड बस इस 0.1% से ही हम सब इतने यूनिक होते हैं। सारे इंडिविजुअल्स जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं अपीयरेंस में, वो बस इस 0.1% डिफरेंस की वजह से हैं। इसीलिए आइडेंटिकल ट्विन्स एकदम सेम दिखते हैं क्योंकि उनका डीएनए सीक्वेंस सेम होता है। ठीक है, अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मीनिंग समझते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक प्रोसेस होता है जिससे हम हर इंडिविजुअल का डीएनए सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। So DNA fingerprinting क्या है? Process of identification of characteristics DNA of an individual. So हर इंडिविजुअल में एक स्मॉल डीएनए सीक्वेंस होता है which is repeated many times. मतलब वो सेम सीक्वेंस बार बार रिपीट होता है एंड उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए। ये रिपीटेटिव डीएनए ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूजफुल होता है क्योंकि हर इंडिविजुअल में ये रिपीटेटिव सीक्वेंस डिफरेंट होता है और अगर हमने इस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लिया तो हम उस इंडिविजुअल को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसमें ये सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। ओके, तो हम ऐसे समझते हैं कि सपोज पूरा जीनोमिक डीएनए है जिसमें एक छोटा सा सीक्वेंस रिपीट हो रहा है जिसको हमने बोला रिपीटेटिव सीक्वेंस। अब इस रिपीटेटिव सीक्वेंस को हम बाकी पूरे जीनोमिक डीएनए से डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। बाकी पूरे डीएनए की और रिपीटेटिव डीएनए की जो हमारी डेंसिटी होगी वो डिफरेंट होगी, तो जब हम इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे डेंसिटी ग्रेडियंट मीडियम में तो हमारा रिपीटेटिव डीएनए इस बाकी पूरे जीनोमिक डीएनए से सेपरेट हो जाएगा। और ये जो रिपीटेटिव डीएनए होता है इसकी छोटी छोटी पीक्स बनती है जिसे हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं बल्क यानी पूरे जीनोमिक डीएनए से, और जो बल्क डीएनए है इसकी लार्ज पीक्स बनेंगी। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये जो रिपीटेटिव डीएनए है ये यूज होगा जिसकी स्मॉल पीक्स बनती है और इन स्मॉल पीक्स को बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। तो सैटेलाइट डीएनए हमारा रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है ये प्रेजेंट होगा, राइट। अब एक बात याद रखनी है कि चाहे हम डीएनए ब्लड से निकालें या हेयर फॉलिकल से निकालें या किसी और सोर्स से लें, ये रिपीटेटिव डीएनए का सीक्वेंस हर सोर्स से हमें सेम ही मिलेगा। ओके, इसलिए डीएनए आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है किसी भी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसा हम न्यूज में या बुक्स में पढ़ते हैं कि फॉरेंसिक साइंस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि ये जो डीएनए है ये हम किसी भी सोर्स से लें ये हमेशा सेम ही आएगा। इसी वजह से ये हर इंडिविजुअल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म को समझते हैं, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल मीनिंग है वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स टाइप्स या मॉर्फोलॉजी भी बोल सकते हैं। यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग है जब हमें बहुत सारे टाइप के फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस दिखेंगे तो उसे हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। एंड हम ये भी जानते हैं कि फिनोटाइप यानी कि फिजिकल अपीयरेंस, यहाँ हम लिख देते हैं मॉर्फोलॉजी, वो हमारा फिनोटाइप यानी कि हमारी जो मॉर्फोलॉजी है वो किस पे डिपेंड करती है, इवेंचुअली जीनोटाइप पर ही, राइट। दैट मीन्स अगर हमारे जीन्स में मतलब जेनेटिक लेवल पर वेरिएशन आएगा तो उससे हमारा फिनोटाइप भी चेंज होगा। ओके, अब ये पॉलीमॉर्फिज्म यानी जेनेटिक लेवल पर वेरिएशन का मेन रीजन क्या हो सकता है? जो सबसे पहले हमारे माइंड में आएगा वो क्या है? म्यूटेशन, राइट। म्यूटेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है जेनेटिक वेरिएशन का। तो म्यूटेशन की वजह से पॉलीमॉर्फिज्म होता है। म्यूटेशन भी दो टाइप की सेल में प्रेजेंट हो सकता है, या तो सोमैटिक सेल में भी हो सकता है या जर्म सेल्स में भी हो सकता है। तो जर्म सेल्स में अगर म्यूटेशन होगा तो वो गैमीट्स के थ्रू न्यू इंडिविजुअल जो फॉर्म होगा उनमें भी जाएगा, राइट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जब गैमीट्स फ्यूज होते हैं और एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं, उन गैमीट्स में म्यूटेशन होगी तो जो न्यूली फॉर्म इंडिविजुअल होगा उसमें भी म्यूटेशन आ जाएगी। ओके, तो जब किसी पॉपुलेशन में ऐसा म्यूटेशन प्रेजेंट होगा जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है थ्रू गैमीट्स, तो उसे बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? जब कोई भी म्यूटेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगा थ्रू गैमीट तो वो होगा डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अब यहाँ पर एक चीज समझने की है कि ये जो म्यूटेशन होगा ये माइनर होना चाहिए। अगर म्यूटेशन बहुत लार्ज स्केल पे होगा यानी कि अगर मेजर म्यूटेशन होगा तो उससे हो सकता है कि वो इंडिविजुअल को कोई सीरियस प्रॉब्लम हो जाए या वो सर्वाइव ही ना कर पाए। तो ये म्यूटेशन ऐसी होनी चाहिए जो इनहेरिट हो सके पेरेंट्स से इंडिविजुअल में, बट इससे उस इंडिविजुअल को कोई सीरियस हार्म ना हो, तभी वो आगे की जनरेशन में पास हो पाएगी। ठीक है, And जब ये म्यूटेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर होती जाती है तो इन्हीं की वजह से वेरिएशन यानी पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो यही रीजन है कि क्यों सारे इंडिविजुअल्स, अगर हम ह्यूमंस की बात भी करें तो वो एकदम सेम नहीं दिखते, उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। अब हम समझते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक को, कैसे करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये टेक्निक जिन साइंटिस्ट ने डेवलप की थी उनका नाम है एलेक जेफरी। उन्होंने सैटेलाइट डीएनए को प्रोब्स की तरह यूज किया था। प्रोब्स क्या होता है ये अभी समझ आ जाएगा जब हम प्रोसीजर देखेंगे पूरा, बट अभी के लिए ये याद रखना है कि उन्होंने जो सैटेलाइट डीएनए को यूज किया था उन्होंने उसे बोला था वीएनटीआर।
यानी वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स। अब सबसे पहला स्टेप है डीएनए आइसोलेशन। देखो, जो भी सोर्स होगा जिससे हम डीएनए लेंगे, चाहे वो ब्लड हो या हेयर फॉलिकल हो या कोई भी और सोर्स होगा, तो उस सोर्स से डीएनए को निकालना पड़ेगा, है ना। इसे बोलेंगे डीएनए आइसोलेशन, मतलब डीएनए को सेपरेट करना है इस सोर्स से। अब जब हमने एक बार डीएनए को उसके सोर्स से सेपरेट कर लिया, तब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, जो कि है डाइजेशन ऑफ डीएनए। देखो, डीएनए का साइज बहुत बड़ा होता है, हमने पहले ही पढ़ा है, तो हम इतना सारा डीएनए यूज नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं कि पहले उसे छोटे छोटे सेगमेंट्स में ब्रेक किया जाता है, और ये हम करते हैं एक एंजाइम की हेल्प से, जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये एंजाइम क्या करेगा, ये डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर देगा। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से हम डीएनए के सेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। अभी हमने देखा था कि हमने स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर दिया डीएनए को। अब क्या करेंगे कि ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हुए हैं फॉर्म, इनको इनके साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करेंगे। देखो, जो डीएनए के सेगमेंट्स फॉर्म हुए हैं उन सबका साइज सेम तो होगा नहीं, कुछ सेगमेंट्स होंगे जो बड़े होंगे, कुछ सेगमेंट्स छोटे होंगे। तो हम क्या करेंगे, एक जेल लेते हैं। देखो, इस डायग्राम से समझते हैं कि हमने एक जेल लिया और इस जेल में छोटे छोटे से वेल्स बना लिए। ये जो बने हैं ये छोटे छोटे से वेल्स हैं, ठीक है, ये चारों। हम इन वेल्स में डीएनए को डालेंगे, और जैसा कि हमें इस डायग्राम में दिख रहा है कि इस जेल के ऊपर हमने एक सोल्यूशन भी डाल दिया है। अब जब हम करंट पास करेंगे तो हमारा डीएनए जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो है नेगेटिवली चार्ज, तो वो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। ये जो ये डायरेक्शन दिखाया है ये इसका मूवमेंट है डीएनए का, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होंगे वो फास्ट ट्रेवल करेंगे, ठीक है, और जो लार्ज सेगमेंट्स होंगे वो धीरे जाएंगे, उन्हें टाइम लगेगा ज्यादा। तो इस तरह से हम डीएनए के सेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। और हम इस डायग्राम में देख भी सकते हैं कि ये जो शॉर्टर बैंड्स हैं, यानी कि जो छोटे से फ्रेगमेंट्स होंगे ये फास्ट गए तो ये नीचे तक पहुंच गए, और जो लार्ज फ्रेगमेंट्स होंगे, जो लॉन्गर बैंड्स होंगे, वो कहाँ है, वो ऊपर ही है, क्योंकि वो ज्यादा फास्ट ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रांसफर, जिसे बोलते हैं सदन ब्लॉटिंग। जो डीएनए के सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स थे जिन्हें हमने सेपरेट किया था, उन्हें हम एक मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, डीएनए फ्रेगमेंट्स ट्रांसफर टू अ मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन की होती है। अब ये ट्रांसफर हमने क्यों किया ये समझते हैं। देखो, मैंने पहले बताया था कि हम क्या यूज करेंगे, प्रोब्स, ठीक है। तो प्रोब भी डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट होता है। प्रोब क्या है, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, जो कि या तो रेडियो एक्टिव होता है या फ्लोरोसेंट होता है। अब हम क्या करेंगे, सपोज ये हमारी मेम्ब्रेन है जिसमें हमने डीएनए को ट्रांसफर किया। इस मेम्ब्रेन के ऊपर हम बहुत सारे अलग अलग प्रोब्स को डाल देंगे। तो अब वो वाला प्रोब जो डीएनए फ्रेगमेंट के कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो उस डीएनए से बाइंड हो जाएगा, ठीक है। सपोज ये डीएनए का फ्रेगमेंट है, जो प्रोब है वो है रेडियो एक्टिव, तो वो एक छोटा सा फ्रेगमेंट है। तो वो अगर उसका जो सीक्वेंस होगा प्रोब का वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यानी ए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, टी, और टी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ए। तो सपोज उसका सीक्वेंस ये है, टी ए, तो वो इस डीएनए के, जो कि हमारा डीएनए हमने पहले इस फ्रेगमेंट्स में ब्रेक किया है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री है, वो उस पे जाके कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि सारे प्रोब्स रेडियो लेबल्ड है या फ्लोरेसेंट लेबल्ड है, तो हम ये इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोब बाइंड हुआ है। देन इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है कि ये जो हमारा सीक्वेंस है ये आगे और कंप्लीट हो जाएगा पूरा, यानी कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री आगे हमारी सीक्वेंस बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद वॉश करके जितने एक्स्ट्रा प्रोब्स होंगे, यानी कि जो इसमें ऐड हो गए वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा हमने तो बहुत सारे प्रोब्स डाले थे, तो जो प्रोब्स किसी में जाके कंबाइन नहीं हुए उन प्रोब्स को हम वॉश करके रिमूव कर देंगे, ठीक है। और फिर इस मेम्ब्रेन से डीएनए फ्रेगमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक में क्या होगा कि जो रेडियो लेबल्ड प्रोब्स हैं वो इजीली डिटेक्ट हो जाएंगे। जब हाइब्रिडाइजेशन होगा डीएनए फ्रेगमेंट्स का वीएनटीआरस के साथ, तो ऑटो रेडियोग्राम में हमें बैंड शो होंगे डिफरेंट साइजेस के, जैसे हमने पीछे भी देखा था ना इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले स्लाइड में, कि ऐसे छोटे छोटे बैंड्स बन जाते हैं, ठीक है। और ये बैंड्स जो होंगे ये डिफरेंट साइज के होंगे, क्योंकि हमारे जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं ये भी डिफरेंट साइजेस के थे। बस सेम किसमें होंगे, सारे बैंड्स आइडेंटिकल ट्विंस में, यानी कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में, क्योंकि उनका तो डीएनए एकदम सेम होता है। बाकी सारे इंडिविजुअल्स में जो बैंड्स हैं ये डिफरेंट होंगे। देखो, इस डायग्राम से समझते हैं, ये अलग अलग कलर से जो दिखाए हैं, रेड, येलो, ब्लू दिख रहा होगा पर, तो ये अलग अलग बैंड्स को दिखाया है, ओके। अगर सपोज ये जो सी है ये वाला सैंपल है, और ये जो ए एंड बी है ये दो पर्सन है जिनकी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं, ताकि हम चेक कर सके ये जो सी वाला सैंपल है वो इन दोनों से किससे मैच होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया कि ये जो तीनों सैंपल है ए बी एंड सी, इन तीनों पे हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी, उसी तरह से जैसे हमने पीछे स्टेप्स देखे थे, और ये लास्ट में हमारे बैंड्स बन के आए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इन्हें कंपेयर करेंगे। देखो, अगर सेम पर्सन होगा तो उसमें सेम बैंड्स प्रेजेंट होंगे, और इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो सी का बैंड है और ये जो बी का बैंड है ये सेम है, राइट। ये फर्स्ट वाला बैंड सेम है, ये सेकंड वाला बैंड भी सेम है, दोनों में ये येलो बैंड भी सेम है,
सेकंड येलो वाला ये भी सेम है, ये ब्लू वाला रंग भी सेम है दोनों में, ये ब्लू वाला इसमें भी सेम है, बट एक चीज ये देखो कि इसमें सिर्फ ब्लू सेम है, बाकी सारे सेम नहीं है, लेकिन बी वाले में सारे सेम है, तो यानी कि बी वाला इससे मैच हो रहा है सी से। ऐसे ही सारे ब्लेंड्स हम जब मैच करते रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो सी सैंपल है ये ए और डी में से किसका है, बी का, राइट। तो ये होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी अगर हमारे पास सैंपल है, यानी कि किसी भी सोर्स से अगर हमें ब्लड मिला है, सपोज किसी क्राइम सीन में अगर हमें ब्लड मिला है, तो हमें ये मैच करना है कि ये ब्लड किसका है। तो हम जो भी सस्पेक्ट्स होते हैं उनका डीएनए कलेक्ट करते हैं, किसी भी सोर्स से ब्लड से कर लिया, और उन सबका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, और उसको जो हमारा सैंपल डीएनए है यानी कि जो हमें क्राइम सीन से मिला है उससे मैच करते हैं, जिससे भी वो मैच हो जाएगा यानी कि वो जो ब्लड क्राइम सीन में प्रेजेंट था वो उसी पर्सन का होगा, ठीक है। तो आई होप अच्छे से समझ आया होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो में सब कुछ समझ आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।